जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल सीरीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि पुनः हम लोगों ने आपकी परीक्षा वाणी सीरीज को स्टार्ट किया है और इसी सीरीज में जनजाति का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसी के साथ में आप लोगों का जीएस का और हिंदी का जो पार्ट है वो आपको मिलता रहेगा वीक में। करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी और मॉर्निंग 8 बजे आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी जो हम लोग देंगे यहाँ पर जी। उसमें परीक्षा वाणी भी रहेगी, जीएस भी रहेगी और वीक में आप लोगों की हिंदी भी रहेगी जो हम लोग लेकर चलेंगे। मॉर्निंग 8 बजे क्लास देखना आप लोग और शाम 8 बजे आपको रेगुलर क्विज मिलेगी क्वेश्चनों की जो हम लोग देखेंगे। उस रेगुलर क्विज में सप्ताह में हम लोग देख कर चलेंगे। 3 दिन क्विज रहेगी सप्ताह में जी, 3 दिन क्विज रहेगी। कौन कौन से डे होंगे ये चार्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से अपनी तैयारी को बनाए रखना और अच्छे से तैयारी करना। जहां पर जो भी आवश्यकता लगेगी गाइडेंस की भी, तो वो भी समय समय पर आपको मिलेगा कि किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना है, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं जी। तो बात करते हैं हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है, पुनः देखिए जरा जी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति में बात करते हैं कि भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है। अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को। अर्धघुमंतु जनजाति किसका नाम है? भोटिया का। किरात वंशीय भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है और अपने को खस राजपूत मानते हैं। ये भी बात अंडरलाइन करनी है। अपने को खस राजपूत मानते हैं। किरात वंशीय भोटिया अर्धघुमंतु है। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा कहते हैं। तो इनका नाम भोटा कहां पर है? लद्दाख में। इनका नाम किन्नौर में, देखो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें क्या बोलते हैं? भोट कहते हैं। तो भोट कहां बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, और भोटा इन्हें लद्दाख में कहते हैं। जबकि पिथौरागढ़ जिले में पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? भोट प्रदेश। पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत और नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों को भोट प्रदेश कहते हैं। इन्हें यहां पर क्या कहा जाता है? भोटिया कहा जाता है। मारछा, तोलछा, जोहारी, सोका, दरमिया, चौंदासी, व्यासी, जाट, जेठरा व छापड़ा बखरिया ये उपजाति है किसकी? भोटिया की। एक एक के नाम याद रखने हैं जी, पेपर में कभी भी नाम आ जाता है कि इसकी उपजाति कौन सी है। इनमें से एक एक के नाम याद रखने हैं जी। साथ में देखो जरा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों के उत्तरी भाग में मिलती है, सीमाओं पर मिलती है। तिब्बत से लगी पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की है। अब देखो जरा, अन्य क्षेत्रों में भी इनका निवास है, अन्य क्षेत्रों में भी निवास है, लेकिन हम लोग मेन बात को करने जा रहे हैं, वहां पर आइए जरा। लगभग 291 गांवों में इनका निवास मिलता है। भोटिया देखो जरा, भोटिया महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति मिल रही है? उसका नाम है जी भोटिया। महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति भोटिया। गढ़वाल के चमोली में इन्हें मारछा व तोलछा कहते हैं। उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ भोटिया कहते हैं। चमोली में मारछा, तोलछा और उत्तरकाशी में इनका नाम जाड़ मिलता है। जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में इन्हें जोआरी, दरमिया, चौदासी, व्यासी, सोका भोटिया कहते हैं। तो हमने कहा चमोली में इन्हें मारछा, तोलछा, उत्तरकाशी में जाड़ और कुमाऊं के पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी, दरमिया, चौदासी, व्यासी और सोका भोटिया के नाम से जानते हैं इन्हें। यहाँ पर आइए जरा, जो बातें इंपोर्टेंट है उन पर बात कर रहे हैं। भाषा देखो, इनकी भाषा क्या है इनकी? ये हिमालय के तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से संबंधित है। तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है भोटिया। इनकी बोलियां देखो जरा, भोटिया और सोका आदि बोलते हैं। ये तिब्बती बर्मा भाषा परिवार के हैं भोटिया लोग, हिमालय के तिब्बत भाषा परिवार के, और भोटिया और सोका इनकी बोली है। आगे चलिए शारीरिक संरचना पर। मंगोलियन, तिब्बती व मंगोलियन, ये तिब्बती व मंगोलियन जाति के मिश्रण से बने हैं। मंगोली और तिब्बती जाति के मिश्रण से बने हैं। आवास निवास देखो इनका, आवास निवास, चारागाह की सुविधा होने पर ये आवास मैत बनाकर रहते हैं। तो इनके आवास को मैत कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे। शीतकाल के आरंभ होते ही ये अपने परिवार एवं पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा, तो इनका शीतकालीन आवास अंडरलाइन करेंगे। शीतकालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है और इनका ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है और शीतकालीन आवास इनका गुंडा या मुंसा कहलाता है। अतः भोटिया जनजाति अलग अलग आवास बनाती रहती है ऋतुओं के आधार पर। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि ऋतु प्रवास इसमें देखने को मिलता है। भोटिया जनजाति में ऋतु प्रवास देखने को मिलता है भोटिया में। हम लोग जाने जी, आगे आइए। परिधान देखो, इनके परिधान हम लोग जानेंगे। परिधान या वस्त्र को जानेंगे परिधान में जी। आइए इनके परिधान की बात करते हैं हम लोग जरा। रंगा, रंगा क्या है? घुटनों तक का कोठे रंगा
और देखो गैजुआ खगचसी क्या है, गैजुआ खगचसी ऊनी पैजामा। चुकुल किसे कहते हैं, ये टोपी को। ऊनी जूते को क्या बोलते हैं, बांखे। तो हमें इनके परिधान पर, वस्त्र पर ध्यान देकर चलना, प्रश्न कैसे बनते हैं। तो घुटनों तक के कोट को क्या बोलते हैं, रंगा। और देखो ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं, गैजुआ खगचसी। और देखते हैं टोपी को क्या बोलते हैं, चुकल। और ऊनी जूते को क्या पढ़ते हैं, बांखे के नाम से जानते हैं, जो ऊनी जूता इनका मिलता है। ये चार धाम की यात्रा के दौरान अधिकतर पहना जाने वाला ऊन से बना ओवरकोट जैसे परिधान भोटिया समुदाय महिलाओं और पुरुषों द्वारा तैयार किया जाता है। छोड़ दीजिए, आगे चलो। आगे यहां पर आइए, भोटियादन। देखो कालीन से बना एक वस्त्र है भोटियादन, जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोटियादन को जीआई टैग मिला है 2021 में, जो भोटिया लोगों के द्वारा कालीन से निर्मित है। कालीन निर्मित है, ऊनी वस्त्र है। हम लोग देखें जी, देखो जरा, च्यूमाला पूरी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र है, और आदि बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र क्या कहलाता है, च्यू कहलाता है। च्यू कला कौन है, टोपी नुमा वस्त्र है। और कमर पर लपेटने का वस्त्र कौन सा है, जयुजय। ये वस्त्र धारण किए जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहां पर जी। उसी के साथ में देखो जरा आगे, अंगूठी को क्या बोलते हैं, लक्षेप। अंगूठी को लक्षेप कहते हैं। और बीरावली क्या है, सिर का आभूषण है। और पतेली वाली क्या है, सिर का आभूषण। छाकरी वाली क्या है, सिर का आभूषण। बलडंग क्या है, चांदी के सिक्कों की माला। और खोंगली क्या है, हंसूली। और मनसाली क्या है, मन का माला है। अब देखो ध्यान देना, अंगूठी को लक्षेप कहा। सिर के आभूषण कौन कौन से, बीरा वाली और पतेली वाली सिर के आभूषण। और सिर के आभूषण में और कौन है, छाकरी वाली। तो बीरा वाली, पतेली वाली और छाकरी वाली कौन से अंग के आभूषण, सिर के। आगे देखो, बलडंग चांदी के सिक्कों की माला, खोंगली हंसूली को कहते हैं। और मनसाली क्या है, मनकों की माला है। ये सारे क्या है जी, इनके गले के आभूषण है। और आभूषण को क्या बोलते हैं, सालीपुली कहते हैं जी। आभूषण को, आभूषण को क्या कहकर चलते हैं, सालीपुली। आगे ध्यान दे जरा, आगे देखेंगे हम लोग यहां पर जी। आगे मिलता है भात या छाकू। भात या छाकू क्या है, चावल या मंडवे का बनता है, जिनका भोजन में भात या छाकू। और देखो यहां पर जी, बड़े आकार की रोटी को पुली कहते हैं जी। और दाल सब्जी को क्या बोलते हैं, छामा कहते हैं जी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो पेपर के लिए ध्यान देकर चलनी है, प्रश्न बन जाते हैं यहां से। आगे देखो जरा, हम लोग पढ़े यहां पर, देखिए इसमें ध्यान देकर चलेंगे। इसमें हम जरा पॉइंट पर भोटिया जनजाति को हम लोग देख रहे हैं इसमें। और भोटिया जनजाति में जानते हैं जरा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें, जया को जानते हैं कि जया क्या होता है। तो इसे भी जानेंगे जरा इनके भोजन में। अभी जया किसे बोलेंगे, और यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे सालीपुली किसे बोलेंगे। ये व्यवस्था हमने देखी इसमें, यहां पर हम लोग जानते हैं जया को भी। देखिए इसमें चयक्ति या छंग। जया क्या है, दूध मक्खन चाय पत्ती नमक एक वृक्ष की छाल व गर्म पानी को आपस में मथकर तैयार किया गया पेय पदार्थ है जया। और चयक्ति छंग क्या है जी, शराब। चयक्ति छंग को क्या पढ़ेंगे, शराब पढ़ेंगे। जया का अधिक प्रयोग करते हैं जी, जबकि चयक्ति छंग विशेष अवसरों पर यूज करते हैं, जिसे शराब के नाम से जानते हैं। हमने क्या पढ़ना है, एक बार दोबारा से देखना। हमने कहा भात या छाकू, इसे चावल का बनता है। बड़े आकार की रोटी को क्या बोला, पोली। और दाल सब्जी को क्या बोला, यहाँ पर छामा के नाम से जाने गई है। इनकी शब्दावली पेपर में उड़ जाती है कभी कभी, तो शब्दावली को हम लोग देखकर चलेंगे। शराब को क्या कहा इन्होंने, चयक्ति या छंग के नाम से शराब को जानकर चले, तो अंडरलाइन करके चलेंगे शराब को भी इसमें। यहां पर जी देखिए जरा आगे, देखिए इसमें सामाजिक व्यवस्था में, इनकी सामाजिक व्यवस्था में देखिए कैसी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। पितृ सत्तात्मकता है, मतलब पिता की प्रधानता है, ये बात अंडरलाइन करेंगे। इनके परिवार को क्या बोलते हैं, मवासा कहते हैं। पिता की प्रधानता है, परिवार को क्या बोलते हैं, मवासा कहते हैं। दोनों बात यहां से अंडरलाइन करेंगे, जितना बता रहे केवल उतना ही अंडरलाइन करें, बाकी अनावश्यक चीजें सारी छोड़ दे अभी। और देखो जरा, हमने कहा पिता की प्रधानता थारू में किसकी थी, माता की प्रधानता थारू में मिली थी, जबकि यहां पर पिता की प्रधानता सभी जनजाति में। हमें ध्यान देकर चलना है इन सब बातों पर जी। आइए आगे देखिए इसमें जरा, रंगभंग। रंगभंग प्रथा
रंगभंग प्रथा कैसी है? युवा ग्रहों को रंगभंग कहते हैं। हमने कहा किसे बोलेंगे? युवा ग्रहों को। गांव के बाहर एक अलग से घर बनाया जाता है। रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवक और युवतियां नृत्य व गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी को कहते हैं जी युवा ग्रह या रंगभंग। तो रंगभंग प्रथा किस में देखने को मिलती है? हम लोग कहेंगे जी भोटिया जनजाति में रंगभंग प्रथा देखने को मिलती है। जो रंगभंग है भोटिया में जी। आइए आगे। एक पत्नी प्रथा प्रचलित है इसमें। देखो जरा, कुछ भोटिया समाज में विवाह को क्या बोलते हैं? दामी कहते हैं जी। दो प्रथाएं देखने को मिलती है विवाह की। कुछ भोटिया समाज में विवाह या दामी की दो प्रथा देखने को मिलती है, एक तत्सत विवाह और एक दामोला विवाह। दो विवाह देखने को मिलते हैं कुछ भोटिया जनजाति में। अब देखो जरा, तत्सत और दामोला विवाह। पहले के तहत बाराती, देखो तत्सत के तहत बाराती कन्या के यहां जाते हैं, जबकि दूसरे के तहत बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। हमने कहा यहां पर पहले के तहत बाराती कन्या के यहां जाते हैं, जबकि दूसरे के तहत मतलब तत्सत के तहत बाराती जाते हैं कन्या के यहां, जबकि दमोला के तहत दूसरे के तहत बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है। सगाई को क्या बोलते हैं? थोची अंडरलाइन करेंगे। सगाई को क्या पढ़कर चलेंगे जी हम लोग? यहां पर थोची के नाम से जानते हैं जो सगाई है। हो गया जी। आगे देखो, इस समाज में वधु शुल्क प्रथा का प्रचलन है। छोड़ दे जी उस बात को, तो आगे देखे जरा, इंपोर्टेंट है जो पॉइंट। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर एक नृत्य करते हैं, उसे कहते हैं जी पोना नृत्य। पोना नृत्य की जनजाति का है, भोटिया का है, ये बात अंडरलाइन करेंगे यहां पर जी। आगे देखें जी, इसमें अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोग क्या बोलते हैं? सवारा। तो सवारा क्या है? सगे संबंधी। तो सगे संबंधियों को क्या कहते हैं जी? सवारा के नाम से जानते हैं सगे संबंधियों को। आगे देखें इनके विषय में जरा। धर्म, भोटिया जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, अंडरलाइन करेंगे। इनके मुख्य देवता देखे जरा, भूमियाल, गवाला, बैगरैम चिम इनके मुख्य देवता है। भूमियाल सबसे इंपोर्टेंट है यहां पर। भूमियाल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। इनके पशुओं के रक्षक देवता देखो जरा, अंडरलाइन करते हैं। घंटाकर्ण, सिद्धवा, विहवा, साई, ये जो देवता लिखे चार देवता, ये भोटिया जनजाति में पशुओं के रक्षक देवता माने जाते हैं। और देखो भोटिया जनजाति के लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? गवन संस्कार करते हैं। मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किसमें मिलता है? भोटिया जनजाति में मिलता है। और देखो इनमें प्रत्येक 12वें वर्ष कंडालिया किरजी नामक उत्सव मनाया जाता है भोटिया में जी। कंडालिया किरजी उत्सव किसका है? भोटिया का। हमें अंडरलाइन करके चलना है। जाड़ भोटिया लोग त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो कंडालिया किरजी उत्सव किसका मिला है? भोटिया लोगों का मिला है कंडालिया किरजी उत्सव। हमें देखकर चलना है। प्रत्येक 12वें वर्ष ये उत्सव को मनाते हैं भोटिया लोग जी, कंडाली उत्सव को। इसी का नाम किरजी उत्सव है। तो प्रश्न बनता है कि कंडाली उत्सव किस जनजाति का है? तो हम लोग नाम देंगे भोटिया जनजाति का है कंडाली उत्सव। मनोरंजन में देखिए जरा, तुबेरा, बाजू और तिमली इनके मनोरंजन के गीत है। इनके प्रमुख क्या है? तुबेरा, बाजू, तिमली क्या है? तो गीत है, हमें ध्यान देकर चलना। और देखो इस पर हुड़के वाद्य यंत्र को बजाते हैं यहाँ पर। तो हुड़का क्या है? एक वाद्य यंत्र है भोटिया जनजाति जो मुख्यतः यूज करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पर तुबेरा, बाजू, तिमली ये भोटिया जनजाति के मुख्य गीत देखने को मिले हैं। आइए जरा आगे। देखिए इसमें जरा आगे हम लोग ध्यान देंगे यहां पर जी। इसमें आगे लिखा अर्थव्यवस्था। इनकी जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन और इनके साथ में इनका ऊन का व्यापार इनका मुख्य है, ऊन का व्यापार। और देखो ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं झूम प्रणाली की तरह। इसे काटिल विधि कहते हैं। तो काटिल विधि से वनों को आग से साफ कर देते हैं, फिर वहां पर खेती करते हैं। काटिल विधि में देखते हैं वनों को काटते हैं, वहां पर साफ करके फिर वहां पर खेती करते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं या काटिल विधि कहते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर जी तो देखकर चल रहे हम लोग इनकी अर्थव्यवस्था में जो मुख्यतः हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी। आइए जरा जी आगे ध्यान देंगे हम जरा।
आलू के साथ औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति जैसे फरण, अंडरलाइन करेंगे फरण, या जंबू का भी अधिक उत्पादन करते हैं ये लोग। और भेड़ बकरी पालक है, भेड़ बकरियां पालते हैं, अंडरलाइन करके चलेंगे ये लोग। और एक पशु है जीबू, जीबू कैसा दिखता है, गाय की तरह दिखता है, इसका पालन करते हैं। तो भेड़ बकरी और जीबू का पालन करते हैं भोटिया लोग, और भेड़ों से ये ऊन की प्राप्ति करते हैं, फिर उसका व्यापार करते हैं, ये ऊन का वहां पर जी। हम लोग इसे भी ध्यान देकर चलेंगे। आइए जरा आगे, इनकी पद्धति देखना जरा व्यापार करने की। देखो, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से पहले, तिब्बत पर कब्जा कब हो गया था चीन ने, हम लोग देखकर चलेंगे 1962 में। कब्जा करने से पूर्व तिब्बत से नीति, हमने कहा व्यापार रोक दिया गया था। 1962 को हटाते हैं जरा यहाँ पर जी, 1962 को छोड़ देना आप लोग, केवल यहाँ पर ये देखना। हम लोग देखते हैं गम्या पद्धति, ये बात अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, गम्या पद्धति। गम्या पद्धति और मितुर की अध्यक्षता में, हमने कहा दर्रों के माध्यम से मितुर की मध्यस्थता में गम्या पद्धति, गम्या पद्धति। और कौन से दर्रे देखो, नीति दर्रा, माणा दर्रा, जोहार, दारमा और व्यास, इन सभी दर्रों से होकर के भोटिया जनजाति व्यापार करती थी। और व्यापार करने के लिए एक पद्धति अपना रखी इसने, जिस पद्धति का नाम है गम्या पद्धति। गम्या पद्धति किसकी अध्यक्षता में होती है, मितुर, मितुर की मध्यस्थता में होती है गम्या पद्धति। मितुर कौन है, तो आइए जरा समझते हैं। इस पद्धति में एक पत्थर के दो टुकड़े किए जाते हैं। एक टुकड़ा इस ओर रहने वाले व्यक्ति जो उत्तराखंड की ओर रहेगा, और दूसरा टुकड़ा जो तिब्बत की ओर रहेगा उसे दे दिया जाएगा। पत्थर का एक टुकड़ा तिब्बत की ओर रहने वाले व्यापारी को मिलेगा, और एक टुकड़ा जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में उसे मिलेगा, और जिसे मिला उसे कहते हैं मितुर। तो मितुर के माध्यम से इधर से कोई सामान दिया उत्तराखंड वालों ने, उत्तराखंड वाले कोई सामान लेकर जा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को ले जाकर के देंगे सामान, तो पहले उससे वो पत्थर का टुकड़ा लिया जाएगा, तब जाकर के उसे सामान दिया जाएगा जिस पर वो पत्थर का टुकड़ा है, उसे कहते हैं यहाँ पर गम्या पद्धति। तो गम्या पद्धति, इधर भी एक पत्थर का टुकड़ा है, दूसरे के पास भी एक पत्थर का टुकड़ा है। यहाँ पर इस प्रकार से मितुर या गम्या पद्धति से यहाँ पर व्यापार करते हैं, उसी व्यक्ति को सामान दिया जाता है जिसके पास वो पत्थर का टुकड़ा होता है, इसे कहते हैं मितुर, जिसके पास वो टुकड़ा होता है। तो ऐसा व्यापार इनका था मितुर या गम्या पद्धति में। अब तिब्बत के बजाय देश के मैदानी भागों में ये लोग रहने लगे, ऊनी वस्त्र का, ऊनी कालीन का व्यापार करने लगे। मुख्य व्यापार इनका ऊनी वस्त्रों का है। अब हमने पढ़ा कि भोटिया जनजाति के मुख्य व्यापार क्या है, तो ऊनी वस्त्रों का, और भेड़ बकरी और जीबू का ये पालन करते हैं और कृषि करते हैं। ये यहाँ पर जी देखकर चलते हैं, हम लोग कहते हैं काटिल विधि से, जी काटिल विधि से कृषि करके चलते हैं जो भोटिया जनजाति के लोग हैं यहाँ पर, काटिल विधि से। तो हम लोगों ने यहाँ पर भोटिया जनजाति के विषय में बात की है, भोटिया से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख कर चले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भोटिया जनजाति के विषय में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें जाना है, महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझा है। इससे पहले हम लोग थारू जनजाति और जौनसारी को भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले जनगणना पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर जनजाति के विषय में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना जरा, थारू को, जौनसारी को और भोटिया को, अब तीनों को एक ही साथ में रिवाइज करना। जैसे ये समाप्त हो जाएगी रिवाइज होकर के, तो नेक्स्ट डे में आप लोगों को इन तीनों को रिवाइज करना और इनकी जनगणना पढ़नी है, और इसी के साथ में नेक्स्ट जनजाति भी पढ़नी है। मतलब पूरा चैप्टर एक साथ में समाप्त करना है नेक्स्ट डे में जी आपको जी। तो इसी प्रकार से आप लोग पहले रिवाइज का इसमें फोकस बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे एंड कर लेंगे टॉपिक को यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, ध्यान रखिए अपना सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।